वेलकम ऑल। मैं हूँ स्फूर्ति व्यासा, undergraduate from IIT Delhi. Today we will see a concept video on conditional probability. This is the topic from chapter 13, probability, from mathematics of class 12. पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन समझते हैं। It is the measure of the probability of an event occurring given that another event has occurred. It is denoted by P of A by B. That is, probability of occurring of event A given that event B has occurred. इस डेफिनेशन को समझने के लिए अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। अ डाइस इज रोल्ड, मतलब हमने एक पासा को रोल किया है। सैम्पल स्पेस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब हमने जिस पासा को रोल किया है, रोल करने के बाद आने वाले नंबर्स जो भी पॉसिबल है उन सब की सेट को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। और ये वाली एक्सपेरिमेंट में हमारी सैम्पल स्पेस जो है वो ये वाला सेट है। प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर obtained is even event A is equal to 3/6 is equal to half। इसका मतलब है हमने रोल करने के बाद आने वाला जो नंबर है वो 2 की मल्टीपल होनी चाहिए, और 2 की मल्टीपल्स इस सेट में जो भी पॉसिबल है वो है 2, 4, 6। ये 3 नंबर्स है। इसका मतलब P of event A is equal to 3/6 is equal to half। Probability that the number obtained is less than 5, ये event B है, is equal to 4/6 is equal to 2/3। मतलब हमारा जो नंबर है वो 5 से कम होनी चाहिए। 5 से कम मतलब 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर्स है। मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी है 4/6। 4/6 is equal to 2/3। Probability that the number obtained is even and less than 5। मतलब हमारे नंबर जो है वो 2 की मल्टीपल भी होनी चाहिए और 5 से कम भी होनी चाहिए। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A इंटरसेक्शन B के साथ, क्योंकि हमारी इवेंट है A है इवन, मतलब हमारी नंबर इवन होनी चाहिए, और इवेंट B जो है उसमें हमारी नंबर 5 से कम होनी चाहिए। इस केस की फेवरेबल आउटकम्स जो है वो है 2, 4। मतलब ये दोनों नंबर्स जो है वो इवन है और 5 से कम है। मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी जो है 2/6 is equal to 1/3। Now the probability of the number obtained is even given that it is less than 5। मतलब P of A by B, A जो है हमारी इवन और लेस देन 5 जो है वो B। मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B को हम अब फाइंड कर रहे हैं। अब हमें पता है कि वो नंबर जो है वो 5 से कम है। इसका मतलब हमारे सैम्पल स्पेस मतलब सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है वो रेड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। 5 और 6 इसमें नहीं आते हैं।
क्योंकि हमें पता है कि वो 5 से कम है। इसका मतलब हमारी सैंपल स्पेस जो है 1, 2, 3, 4 हो जाएगी। और इस रेड्यूस्ड सैंपल स्पेस में से हमें इवन नंबर्स की पॉसिबल केसेस को फाइंड करने हैं, वो है 2, 4. So the favorable outcomes is 2, 4. Now P of A given that B has occurred is equal to 2 divided by 4 is equal to half. But as you can see, the favorable outcomes are same as the favorable outcomes of A intersection B, and the sample space is the same as the favorable outcomes of B. इसका मतलब है अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे favorable outcomes P of A given that B or occurred will be ये जो है 2, 4 वो A intersection B के फेवरेबल आउटकम्स से सेम है। यहाँ भी 2, 4 है और यहाँ भी 2, 4 है। और हमारे नया वाला जो सैम्पल स्पेस है 1, 2, 3, 4 वो जो है इवन बी के फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो भी 5 से कम है, मतलब 1, 2, 3, 4 जो है उसे सेम हो रहे हैं। So we can write P of A given that B has occurred is equal to favorable outcomes of A intersection B divided by favorable outcomes of event B. मतलब हम अब लिख सकते हैं कि P of A given that B has occurred is equal to P of A intersection B divided by P of B. इस फॉर्मूला को अब हमें याद करनी चाहिए। P of A by B is equal to P of A intersection B divided by P of B. यहाँ पे डिनोमिनेटर पे ये जो सेकेंड वाली इवेंट है वो आ जाएगी। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। Let E and F be events of sample space S of an experiment. इसका मतलब हमारी एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमारी सैम्पल स्पेस जो है वो S है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के दो इवेंट्स E एंड F को कंसिडर कर रहे हैं। Now let us see property 1. P of S given that F has occurred is equal to P of F given that F has occurred is also equal to 1. इसका मतलब है हम पहले P of S by F को 1 को इक्वल होने के ये वाला प्रूव करते हैं। P of S given that F has occurred is equal to P of S intersection F divided by P of F. ये फॉर्मूला जो है हमने पिछले वाले स्लाइड में डिराइव किया है। बट S इंटरसेक्शन F इज F, मतलब हमारी S जो है वो F की सुपर सेट होती है। F में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो S में भी होती है, मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो F ही होता है। मतलब हम अब ये लिख सकते हैं कि P of S given that F has occurred is equal to, यहाँ पे हम P of F को सब्स्टिट्यूट करते हैं, P of F डिवाइडेड बाय P of F, which ये जो है वो 1 से इक्वल होती है। अब हम ये P of F given that F has occurred is equal to 1 को प्रूव करते हैं। P of F divided P of F by F is equal to P of F intersection F divided by P of F, और F इंटरसेक्शन F मतलब सेम इवेंट के इंटरसेक्शन जो होती है वो F ही होती है। तो हम P of F by F is equal to P of F डिवाइडेड बाय P of F लिखेंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वो 1 से इक्वल हो जाएंगे।
अब हम प्रॉपर्टी 2 को पढ़ते हैं। If A and B are any two events in sample space S and F is an event of S such that P of F is not equal to 0, इसका मतलब हमारी सैम्पल स्पेस S है और हमारे दो इवेंट्स हैं A एंड B और हमने तीसरी इवेंट को लिया है, उसका नाम है F और यहाँ पे P ऑफ F जो है वो 0 से इक्वल नहीं है, मतलब इट इज ग्रेटर देन 0. P of A union B given that F has occurred is equal to P of A given that F has occurred plus P of B given that F has occurred minus P of A intersection B given that F has occurred. हमें पता है कि बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक रूल होती है, P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. पहले हम LHS को सिंप्लीफाई करते हैं. P of A union B given that F has occurred is equal to P of A union B whole intersection of with F divided by P of F. अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स ओवर इंटरसेक्शन को अप्लाई करते हैं. A union B intersection F will be equal to A intersection F union B intersection F divided by P of F. अब हम ये A intersection F को अगर हमने X समझा, X समझा और B intersection F को Y समझा, तो ये वाला पूरा वाला टर्म जो है वो है P of X union Y divided by P of F. P of X union Y को हम लिख सकते हैं P of X plus P of Y minus P of X intersection Y. मतलब X हमारी जो है वो P of A intersection F है और P of Y P of B intersection F. P of X intersection F मतलब P of A intersection F intersection B intersection F. इसको हम तीन टर्म्स में मिनिमाइज करें तो ये P of A intersection B intersection F जो होती है. अब हम ये डिनोमिनेटर को स्प्लिट करते हैं, मतलब ये न्यूमरेटर को प्लस माइनस से स्प्लिट करने के बाद हो जाता है P of A intersection F divided by P of F plus P of B intersection F divided by P of F minus P of A intersection B intersection F divided by P of F. अब हम नॉर्मल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी P of A given that F has occurred और ये हो जाएगी P of B given that F has occurred और ये तीसरा वाला टर्म हो जाएगा P of A intersection B given that F has occurred और यहाँ पे हमारी RHS जो है वो LHS से इक्वल होगी. अब हम प्रॉपर्टी 3 को देखते हैं. P of E dash given that F has occurred is equal to 1 minus P of E given that F has occurred. From property 1, we can write that P of S given that F has occurred is equal to 1. मतलब हमने पढ़ा है कि प्रॉपर्टी 1 में P of S given that F has occurred is equal to 1. अब हम ये देखते हैं, but E and E dash are complementary events. E dash का मतलब है वो E से कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तो हमें पता है कि E इंटरसेक्शन E dash is equal to S. अब हम इस वाले S को E यूनियन E dash से रिप्लेस करते हैं. P of E union E dash
given that f has occurred is equal to 1. ओके, अब हम ये पढ़ते हैं. From property 2 we can write P of E union E dash given that f has occurred is equal to P of E given that f has occurred plus P of E complement given that f has occurred minus P of E intersection E dash given that f has occurred. ये जो रूल है वो अब हम प्रॉपर्टी 2 से ले रहे हैं और हमें पता है कि E इंटरसेक्शन E डैश जो होती है वो नल सेट है क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है. मतलब P of E intersection E dash given that f has occurred is equal to 0. तो ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगी. ये वाला टर्म है वो 1 है. 1 is equal to P of E given that f has occurred plus E P of E dash given that f has occurred. अब हम इसको LH यहाँ पे LHS पे ले जा रहे हैं. तो P of E complement f has occurred is equal to 1 minus P of E f given that f has occurred. अब हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल रिलेवेंस को देखते हैं. मतलब हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में इस कॉन्सेप्ट को कहाँ पे अप्लाई करेंगे. When the probability of raining is predicted, it is conditional to many other things such as a cloud front coming to your area, rain clouds forming, another front pushing the rain clouds away. इसका मतलब हमारे एरिया में अगर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें फाइंड करनी है तो ये जो है वो डिपेंडेंट होती है बहुत सारे अदर इवेंट्स के साथ. जैसे कि हमारे एरिया में वो बादल छा रहे हैं या नहीं. अगर बादल छा रहे हैं तो वो बारिश के बादल है भी या नहीं. अगर बादल है वो भी बारिश के बादल तो उन्हें कोई और बादल पुश कर रही है ऐसा है. ये सारे इवेंट्स पे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग डिपेंड करती है. That's all for this video. Thank you so much for watching this video.